आज के इस वाले वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। साथ ही अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। और यह जो वीडियो है यानी कि इस वीडियो में बताए गए टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो भी मेरे भाई बहन क्लास 10th में हैं और वे क्लास 10th में एसएसटी की तैयारी यूट्यूब से करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th की एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की सभी तरह की वीडियो, सभी विषय के वीडियो आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की यानी कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और इसका अर्थ क्या होता है और इसका विकास कैसे हुआ, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की और अर्थव्यवस्था की, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हम यूं कहें कि अर्थ का तात्पर्य केवल एक व्यक्ति से है, यानी कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है। अगर हम एक व्यक्ति की गणना करेंगे तो वह अर्थशास्त्र में आएगा। किस में आएगा? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन अगर हम किसी देश, किसी बड़े भूभाग के बारे में जानते हैं कि उस देश में लोग कितना कमा रहे हैं, चाहे वो देश कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, साथ ही कितना बचा रहा है, अगर हम पूरे भूभाग यानी कि पूरे देश के बारे में जानते हैं तो उसको हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर हम किसी देश के बारे में जानेंगे तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की अर्थ की, तो अर्थव्यवस्था का केवल एक ही अर्थ है धन, यानी कि रुपए पैसे। अगर हम रुपए पैसे धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, अगर इन सब की गणना करेंगे तो ये सभी हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में आप लोगों को पहले ये समझना है कि आखिर ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। कई बार आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछ देता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो जो भी काम धन कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, जो भी काम आप करते हैं उसका उद्देश्य धन कमाना है, तो उससे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप कोई भी काम ले लीजिए, उस काम के बदले अगर कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, यानी काम करने के बदले में उसको इनकम आ रही है, आय प्राप्त हो रहा है, तो वह आर्थिक क्रिया कर रहा है, यानी कि इकोनॉमिक वर्क्स कर रहा है। अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का अर्थ है उसके अर्थ को लेकर के विभिन्न अर्थशास्त्रियों में एक अपना अलग ही मतभेद है। मैंने किसी ने कुछ और तरह से उसको परिभाषित कर दिया, किसी ने किसी और डिफिनेशन को दे दिया यहाँ पे। तो उन सब के डिफिनेशन को अगर हम एकत्रित करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम में केवल 2 ही कथन पूछता है। एक पूछ देगा कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करना, यह किसका कथन है? तो ऑर्थर लेविस का। यानी कि अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था का अर्थ में ऑर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था को अर्थ को लेकर के कैसे अर्थव्यवस्था का को परिभाषित किया है, तो मानवीय आवश्यकताओं यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी कि उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ब्राउन की कथन की, यानी कि ब्राउन एक अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि हम लोग अपनी आजीविका को अच्छे तरीके से बरकरार रख सकते हैं। यानी कि कोई भी काम हम करेंगे तो वो सब किस में आएगी? अर्थव्यवस्था में ही आएगी। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसका है? ब्राउन। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के जनक किसको माना जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। तो एडम स्मिथ, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का पिता माना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के विकास की, तो अर्थव्यवस्था का विकास जैसे एक पौधे का विकास होता है, यानी कि पौधे सबसे पहले एक बीज से एक पौधा बनता है, उस पौधे को तपने में, बड़ा होने में, आंधी तूफान झेलने में, बाढ़ सुखाड़ पानी की दिक्कत, ये सब झेलने में जितना बड़ा वो पौधा होगा उतना ही गहराई, उतना ही झेलना पड़ता है अर्थव्यवस्था को अपने विकास करने में।
सबसे पहले, अच्छा आप लोग देखिएगा कि आपके हाथ में अभी रुपए है, जैसे 5 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया ना, रुपए जो आप लोग नोट यूज करते हैं, क्या वो अचानक ही आपके पास आ गए? नहीं। सबसे पहले जो प्राथमिक यानी कि सबसे पहले जो मनुष्य पृथ्वी पे आए होंगे, वे अपना विनिमय का माध्यम कैसे चूज किए होंगे? सबसे पहले आप लोग के गांव देहात में लोग आते होंगे, बैर ले लो गेहूं के बराबर चावल कर दिया, ऐसे लोग वहां पे बोलते होंगे। तो मतलब कि कुछ फल जैसे वस्तु देकर के वस्तु सबसे पहले लोग लेते होंगे, यानी गाय के बदले में भैंस, भैंस के बदले में गाय, आटा के बदले चावल, दाल के बदले दूध, ऐसे लोग करके वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय वहाँ पे पहले इस तरह की एक्टिविटी होती होंगी, लेकिन वे करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। इसीलिए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया और हम लोग अभी वर्तमान में ऑनलाइन पेमेंट तक आ गए हैं। सोचिए कि धीरे धीरे कितना तेजी से विकास होता गया कि हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट आए, मतलब कि सोचने से भी बहुत हम लोग ऊपर तक आ गए हैं अर्थव्यवस्था में। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के विकास की, तो अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीके से होता है। सबसे पहले आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को हम लोग मानव विकास भी कहते हैं, और दूसरा है मौद्रिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास और मानव विकास ये दोनों एक ही हैं, यानी कि आर्थिक विकास को ही मानव विकास कहा जाता है। अगर हम बात करें आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, यानी कि आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, चाहे आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है। सपोज आपकी शादी हो रही है, तो जब किसी की शादी होती है तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं जयमाल कहाँ पे लगेगा, हल्दी का मंडप कहाँ पे होगा, बाराती खाना कहाँ पे खाएंगे ना, लोग सोएंगे कहाँ रात को, हाँ इस तरह की एक्टिविटी होती हैं। और जो रहने खाने का व्यवस्था होगा, मतलब खाना वहाँ पे बनेगा, ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे होंगी। तो शादी अभी हो जाएगी नहीं, भले शादी बाद में है, लेकिन शादी जब होगी उसके पहले हम लोग अभी से उसकी व्यवस्था कर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कोई फंक्शन है तो फंक्शन में नहीं 100 लोग आएंगे तो हम खाना में क्या बनवाएं, ये बनाएंगे तो पिछले साल ये बना था, यानी कि हाँ इस वर्ष हम ये खाना बनाते हैं। मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी होती है कोई भी काम करने से पहले। जैसे हम ये वीडियो शूट करने से पहले लाइट ऑन किए होंगे, बोर्ड पे लिखे होंगे, किताब को पढ़े होंगे, समझे होंगे, तब अभी आपको हम समझा रहे हैं। मतलब ये कोई भी काम करने से पहले किया गया कार्य, पूर्वानुमान, यानी कि पहले से अनुमान लगाकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया काम ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ में आ गई? यानी कि जो अनुमान आप पहले लगाए हैं और उसका रिजल्ट आप लोगों को बाद में मिलेगा। सपोज जैसे हमें भी लिखे हैं तो क्या अचानक ही इस पे लिख दिए? नहीं, पहले हम इसको लिखे होंगे, फिर इसको लिखे होंगे, फिर इसको, तब ऐसे किए होंगे। मतलब कि एक एक लाइन लिखे फिर पूरा बोर्ड लिखे, तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। उसके बाद में हम ये लाइटिंग सेटअप किए होंगे, मोबाइल को स्टैंड पे रखे होंगे, माइक ज्वाइन किए होंगे, यहाँ पे रखे होंगे, तब ना अभी आपको बता रहे हैं। यानी कि जो काम पहले किया जाए लेकिन उसका रिजल्ट बाद में मिले ना, उसे हम लोग नियोजन कहते हैं। लेकिन वही नियोजन अगर पैसे से संबंधित हो, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए कमाए और उस 100 रुपए में आपने सोचा कि यार 20 रुपए हम उसका उधारी खाए थे, 20 रुपए हम उधारी दे देते हैं, 30 रुपए का हम अभी खा लेते हैं, तो हो गए कितने? 50 रुपए। और आपके पास अभी 50 रुपए बाकी हैं, तो 20 रुपए मम्मी को देते हैं, 10 रुपए छोटा भाई को, और 20 रुपए अपने पॉकेट में रखते हैं ताकि हमारा जेब खर्च चला जाए। यानी कि आपके पास 100 रुपए है, लेकिन अभी आपने भविष्य के बारे में सोचा कि हमको भविष्य में क्या करना है। जैसे हम अभी उसका उधारी देंगे तो बाद में उधारी खा सकते हैं, ठीक है, मम्मी को देंगे तो फिर मतलब कि मम्मी भी हमको बाद में फिर दे सकती है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने का अनुमान पहले से लगाया जाए, उसे हम लोग नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं। समझ में आ गई? प्लानिंग का मतलब कि जो काम पहले से किया गया हो और उसका रिजल्ट हम लोगों को बाद में देखने को मिले, उससे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। सपोज LIC हो गया, LIC में क्या होता है, पैसे जमा होते हैं अभी वर्तमान समय में 100, 200, 500, 1000, जो भी आप लोगों की अमाउंट है, वे अमाउंट जमा होती हैं वर्तमान समय में, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोगों को 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद देखने को मिलता है। यार तो इसका ब्याज इतना हो गया, हमारा मूलधन इतना था, सब जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है
उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर नियोजन शादी से होगी, यानी कि अगर प्लानिंग हम शादी के लिए करेंगे तो वह शादी नियोजन यानी कि मैरिज प्लानिंग हो गई। लेकिन अगर हम वही प्लानिंग इकोनॉमी यानी कि पैसे को लेकर के करें तो वह हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आर्थिक का मतलब ही होता है पैसा। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन का मतलब पैसा, यानी कि जो भी हम नियोजन पैसे के लिए करें वो हमारा आर्थिक नियोजन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि आर्थिक नियोजन उस क्रिया को कहते हैं जब कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से पूर्वानुमान लगाया जाए कि नहीं हम अभी इसको संचित करेंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। और आर्थिक नियोजन, जैसे हमने 100 रुपए का आप लोगों को दिया था एग्जाम्पल, 100 रुपए का एग्जाम्पल दिया था, तो 30 रुपए खाने के लिए दिया था, उसमें 30 रुपए आप लोग खाए थे और 20 रुपए पॉकेट खर्चे बचाए, यानी इसमें आप लोग बचाए थे। तो 20 रुपए जो आपका पॉकेट खर्चा है, या कहीं ना कहीं आप लोग इसको खर्चा करेंगे ना कहीं। तो जब खर्चा करेंगे और खर्चा करने के बाद जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, वही हमारा आर्थिक विकास है। नहीं समझ में आ रही है आप लोग को? नहीं, भेजा में नहीं घुसा। देखिए, सपोज ये भेंस, मान लीजिए ये भेंस है, इस भेंस को हमने दुकान से खरीदा और दुकान से देखिए, सबसे पहले इसको दुकानदार ने भी कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, और जिस दुकानदार ने इसको खरीदा होगा उसने भी कहीं ना कहीं से इसको खरीदा होगा, और उसने भी कहीं ना कहीं से इसको खरीदा होगा। तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाते। सपोज ये हमारा कर जहां से इसको हमने खरीदा है उस दुकानदार ने इसको बेचने के लिए ही रखा था, लेकिन जब हमने इसको खरीदा तो इसके बदले में हमने उसको कुछ दिया, रुपए दिए, 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, हमने उसको रुपए दिए। तो उस रुपए का वो क्या करेगा, अब उसकी मर्जी, उस रुपए का वो कुछ भी करेगा, और कुछ भी करने के एवज में जो उसको रिजल्ट मिलेंगे उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। समझ में आ गई? जो रिजल्ट मिलेगा उसको आर्थिक विकास, लेकिन जो पूर्वानुमान करेंगे और उसको पूर्वानुमान करके उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे तो हम लोग उसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक, आर्थिक विकास को मानव विकास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मानवों की ही विकास होती है। और आर्थिक विकास को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आधिकारिकता तथा क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। यह क्वेश्चन क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, बहुत ही डीप में यानी कि हाई लेवल में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कंपटीशन लेवल में, कि आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया है। ठीक है, और आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किसने परिभाषित किया है? तो महबूब उल हक ने किया है, जो कि पाकिस्तान के थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि हिंदुस्तान यानी अपने भारत देश के थे। ठीक है, महबूब उल हक पाकिस्तान के और अमर्त्य सेन अपने भारत देश के थे। और अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। और आर्थिक विकास को महबूब उल हक यानी कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। ये तो रही हमारी आर्थिक विकास कि इसमें अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ। अब समझते हैं हम दूसरे यानी कि मौद्रिक विकास के रूप में। अगर हम बात करें मौद्रिक विकास की, तो आप लोगों के गांव देहात में ना, जो भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, उनके यहाँ भी कभी न कभी कोई आया होगा टोकरी में कुछ ले करके ना, जैसे दूध वाली, चाहे दही वाली, चाहे मैंने अमरूद बेचने के लिए, चाहे बैर बेचने के लिए, चाहे कोई फल बेचने के लिए वहां पे आती है महिलाएं खास करके। तो वहां पे जो महिलाएं आती है वे लोग बोलती हैं गेहूं के बराबर चावल के अधिया, यानी कि अगर आप हम लोगों को जितना गेहूं दीजिएगा हम उसी के बराबर अपनी वस्तु को आपको देंगे। सपोज हम अमरूद बेच रहे हैं और आप खरीदने वाले हैं, यानी कि आप खरीदार हैं, हम बेचने वाले हैं, तो हम टोकरी लिए हैं और आपको खरीदना है। तो आप पूछे कि हाँ कैसे अमरूद मैंने आपको देना है, तो हम बताएं कि गेहूं के बराबर देंगे और चावल का अधिया देंगे, यानी कि आप जितना हमको गेहूं दीजिएगा उतना ही हम आपको अपना अमरूद देंगे, और आप जितना हमको चावल दीजिएगा उसको 2 भागों में बांट करके उसके 1 भाग के बराबर आपको हम अमरूद देंगे। समझ में आ गई? यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को दे करके वस्तुओं को खरीदा जाता है, वस्तुओं को दे करके वस्तुओं को
खरीदा जाता है। अभी इसकी प्रचलन बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी कि ना के बराबर इसका प्रचलन देखने को मिलता है। खास करके गांव देहात वाले एरिया में ना इस विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय प्रणाली काम कर रही है, क्योंकि हम रुपए दे करके किसी न किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे हमने इस भेंस को खरीदा होगा, तो इस भेंस को खरीदने के एवज में हमने दुकानदार को कुछ रुपए दिए होंगे। इस माइक को खरीदने के लिए हमने दुकानदार को कुछ रुपए दिए होंगे। इस बोर्ड को खरीदने के लिए हमने दुकानदार को कुछ रुपए दिए होंगे। यानी कि जो भी वस्तु खरीदने के एवज में हम रुपए देंगे उसको हम लोग मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। और जो भी वस्तु को खरीदने के एवज में हम वस्तु देंगे तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि वस्तुओं की लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली और वस्तुओं और मुद्राओं की लेन देन मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली। आप लोगों ने चेक का नाम सुना होगा, चेक, कि बैंक से चेक पास भइल बा ना, चेक। यानी कि चेक जो होता है बैंक से पास होता है, और उस चेक को पास जब वह चेक पास हो गया बैंक से, तो जब हम चेक का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदते हैं, जब हम चेक यानी कि जो चेक बैंक से पास होता है ना, उस चेक का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह बैंकिंग प्रणाली कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चेक का यूज करके किसी वस्तु को खरीदेंगे तो वह बैंकिंग प्रणाली कहलाएगी। लेकिन अगर हम अपने खाते में से ना किसी दूसरे के खाते से में पैसे भेजें, और या फिर किसी दूसरे के खाते में से अपने खाते में पैसे मंगाए, जैसे हमारा हो गया ऑनलाइन पेमेंट। आप लोग अभी ना पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि अभी यूपीआई का जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, नेट बैंकिंग का जमाना है। तो जब हम किसी दूसरे के खाते से अपने खाते में पैसे मंगाए या फिर अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाएगा। यानी कि उसको हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसी का ट्रेंड है ऑनलाइन पेमेंट का। कोई भी किसी के भी स्मार्टफोन में, हाँ, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ना वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो जब हम वस्तुओं को दे करके वस्तु को खरीदेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा को दे करके वस्तु को खरीदेंगे तो मुद्रा विनिमय प्रणाली, बैंक से चेक को दे करके किसी वस्तु को खरीदेंगे तो बैंकिंग प्रणाली कहलाएगी। लेकिन अगर हम किसी बैंक के द्वारा किसी अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर करें या फिर अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक में पैसे को ट्रांसफर करें तो वहां पे ये कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाएगी। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग एटीएम के बारे में। अगर हम बात करें एटीएम की, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कई बार आप लोग एग्जाम में क्लास 10th में ना इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑटोमेटिक, AUTOMATIC, टेलर, TELLAR, मशीन, MACHINE, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म हो गया। और अभी जो आप लोग एटीएम का यूज करते हैं, आप लोग की जो एटीएम है वह डेबिट एटीएम है, यानी कि वह डेबिट कार्ड है। और जो सेलिब्रिटी एटीएम यूज करते हैं वह क्रेडिट कार्ड है। हम लोग जो एटीएम यूज करते हैं वो डेबिट कार्ड है, और जो सेलिब्रिटी एटीएम यूज करते हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। आप लोगों ने कई बार फिल्मों में क्रेडिट कार्ड का नाम भी सुना होगा। देखिए क्या होता है, बेसिकली जितना खाता हमारे बैंक में, सॉरी, जितना पैसा हमारे खाते में है, अगर हम उतना ही पैसा एटीएम से निकालें, उससे कम निकालेंगे, यानी कि उससे हम 1 रुपये बेसी नहीं निकाल सकते। जितना पैसा हमारे खाते में है उतना ही पैसा अगर हम एटीएम से निकालेंगे तो वह डेबिट कार्ड के माध्यम से निकलेगा। लेकिन जितना पैसा हमारे खाते में है उससे अगर हम अधिक पैसे निकालते हैं तो वह बैंक हमको वहां पे देती है लोन। क्या देती है? लोन देती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को बैंक कर्ज देती है, और उस कर्ज को हम लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग या फिर आप लोग जो भी एटीएम यूज करते हैं वह हमारा डेबिट कार्ड है, यानी कि
डेबिट कार्ड को हम लोग शॉर्ट में डीआर बोलते हैं। और जो सेलिब्रिटी यूज करता है एटीएम कार्ड ना, यानी कि जिसमें बैंक उसको लोन देती है, वो हमारा हो जाएगी क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड को शॉर्ट में सीआर बोला जाता है, भोंकने वाला सीआर नहीं, यहाँ पे सीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे खाते में 500 रुपए है और हमने अपने एटीएम से 500 से कम या फिर 500 तक अमाउंट को निकाले, तो ये डेबिट कार्ड के माध्यम से निकलेगा। लेकिन हमारे खाते में 500 रुपए है और हम इस 500 के बदले में 1000 रुपए निकाल लिए, तो 500 रुपए हमको तुरंत क्या देगा, कर्ज देगा बैंक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए हमको क्या देगा, बैंक कर्ज देगा। तो यही बात आप लोगों को समझनी है कि एटीएम क्या होती है। तो एटीएम एक प्लास्टिकीय मुद्रा है, ये सभी तो मुद्रा ही ना है। एटीएम एक प्लास्टिकीय मुद्रा है जो कि 24 घंटे ऑन रहती है। कहीं भी कभी भी किसी भी बैंक से आप लोग इसको, किसी भी बैंक के एटीएम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कुछ पिन और कुछ प्रोसेस होते हैं इसमें, आप लोग की अमाउंट निकल जाएगी। एटीएम दो प्रकार के होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जितना पैसा आपके खाते में है अगर उतना ही पैसा आप लोग निकालिएगा तो वह डेबिट कार्ड के माध्यम से निकलेगा। लेकिन जितना पैसा आपके खाते में है उससे अगर अधिक निकालिएगा तो वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो यही अंतर है कि अर्थशास्त्र में हम किसी एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं की गणना करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं की गणना करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें, इकोनॉमिक्स वन पीपुल एंड इकोनॉमी वन कंट्री, यहाँ पे ये आप लोगों को समझनी है। आर्थिक क्रिया का मतलब कि जो भी काम धन कमाने के उद्देश्य से किया गया हो उसे हम लोग आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अर्थव्यवस्था के अर्थ को लेकर के ऑर्थर लेविस ने अपना एक मत दिया है और उन्होंने कहा है कि आर्थिक यानी किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का उपयोग करना ही आर्थिक क्रिया यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाती है। और अर्थव्यवस्था जो है वह आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन ब्राउन का है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।